हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल। आज का आपका टॉपिक है नीट क्लासेस का सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स। सेल स्ट्रक्चर, सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। आप सब जानते हैं द सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सेलुलर। सेलुलर शब्द से उत्पत्ति हुई है सेल की। सेलुलर मीन्स होता है यहाँ पर स्मॉल कंपार्टमेंट। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आप हनी बी में देखें जो उसका मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बनता है। उसी से वर्ड निकला है यहाँ पर। एंड द डिस्कवरी ऑफ द सेल इज बाय द रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट हुए हैं रॉबर्ट हुक। सबसे पहले उन्होंने सेल डिस्कवर किया और इट इज जस्ट लाइक द कॉम लाइक स्ट्रक्चर। कैसा था? कॉम लाइक स्ट्रक्चर था, आल्सो कॉल्ड एज स्मॉल कंपार्टमेंट। किसने डिस्कवर किया था? दे डिस्कवर्ड द सेल इनटू द कॉर्क। कॉर्क क्या है? प्लांट का प्रोडक्ट होता है। पहले इसकी क्या बनती थी? क्रिकेट की बॉल बनती थी कॉर्क। तो सबसे पहले सेल की जो स्टडी की है, तो अगर इन्होंने जो स्टडी की दैट इज द डेड सेल। सबसे पहले डेड सेल की स्टडी की थी, उसकी सेल वॉल देखी थी। इसके बाद जो सेल की स्टडी की किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? यहाँ पर लिविंग सेल की स्टडी की। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर ल्यूवेनहॉक के बाद, ड्यूट्रोचेट। इन्होंने सेल के बारे में स्पेशली क्या क्या डिस्क्राइब किया सेल को। और सबसे पहले जो स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट कहा है यहाँ पर। एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर, जर्मन साइंटिस्ट हैं थियोडोर श्वान एज वेल एज मैथियस श्नाइडर। उन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी। इसका नाम क्या है? मैथियस श्नाइडर एंड थियोडोर श्वान गिव द सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी दिया है उन्हें कोशिका सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ द सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, वो सब किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। आइदर यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन सभी में क्या होता है? सेल है। नेक्स्ट इज द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट को एक और अगर हम डिफाइन करें, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। जैसे आपका ये जो रूम है, इस रूम की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? ब्रिक है, ईंट है। उसी प्रकार से जो लाइफ की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है वो सेल। थर्ड स्टेप इज द ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। इट मीन्स न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द ओल्ड सेल्स। जो हमारी न्यू सेल्स होती हैं, अराइजेस by division of pre-existing cells। पहले से जो सेल विद्यमान है उन सेल के डिवीजन से नई सेल्स अराइज होती हैं। ये तीन सेल थ्योरी के बेसिक पॉइंट थे कि हर ऑर्गेनिज्म सेल का से बना हुआ है, सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट है लाइफ की। और तीसरा है जो नई सेल्स बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, माने पहले से जो सेल हमारे यहाँ अवेलेबल हैं उन सेल के डिवीजन से बनती है। फिर इसके बाद जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक हो सकता है, मियोटिक हो सकता है, वो अलग टॉपिक है। तो अगर हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल देखें, द टाइप्स ऑफ सेल्स या काइंड्स ऑफ सेल्स, it is of two types. Basically cells are of two types. It is called the prokaryotic and eukaryotic. It is the prokaryotic and it is the
यूकैरियोटिक. What do you mean by prokaryotic? Pro means primitive and the karyon means nucleus. Primitive nucleus, the type of cell in which the nucleus is primitive is called the prokaryotic. केंद्रक अविकसित होता है. कई जगह लिखा होता है इट इज अ incipient nucleus. Incipient nucleus. It is the example of the prokaryotes. तो prokaryotes में आपका आता है बैक्टीरिया, discovered by the Antony von Leeuwenhoek, as well as blue-green algae. Blue-green algae, नीले हरे शैवाल, also comes in the category of the cyanophyceae. तो जो बैक्टीरिया और ब्लू-ग्रीन एल्गी है, that is prokaryotes, उसमें primitive nucleus होता है और एक स्पेशल फीचर होता है यहाँ पर कि न्यूक्लियस जो वेल डेवलप्ड होता है यूकैरियोट्स में, वो इसमें नहीं पाया जाता. तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एज वेल एज इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म एज वेल एज द न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट एंड chromatin fibers are present. In this prokaryotic cells, the incipient nucleus as well as the ribosome is 70 types. But in the eukaryotes, U means true. True means developed. Developed nucleus is present. So karyon means nucleus. तो डेवलप्ड न्यूक्लियस में क्या है? 4 पार्ट्स होते हैं. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म माने केंद्रक, द्रव्य, न्यूक्लियोलस मींस केंद्रिका, एज वेल एज क्रोमेटिन फाइबर्स, धागे वाली जो रचनाएं होती हैं जो बाद में डिवीजन के समय किसमें बदल जाते हैं? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जो डीएनए होता है इसमें वो कैसा होता है? द्विकुंडलित कहते हैं. यहाँ पर डबल हेलिकल मॉडल डीएनए पाया जाता है और इसमें जो डीएनए है हमारा कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए. एंड द राइबोसोम इज ऑफ 80S टाइप. अभी आपको 70 और 80S बताएंगे क्या होता है. तो प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है. 70S क्या होता है? राइबोसोम होते हैं. इन द यूकैरियोट्स द डबल हेलिकल डीएनए as well as 80S ribosomes, double helical DNA. Except the bacteria and blue-green algae, all the cells comes in the category of the eukaryotes. तो अगर आप बैक्टीरिया और ब्लू-ग्रीन एल्गी को छोड़ दें तो इसके अलावा जितनी भी सेल्स होती हैं, all the animal and plant cells comes in the category of the eukaryotes. तो अब हम यहाँ पर अगर प्रोकैरियोट्स का फिगर बनाया तो जैसे बैक्टीरिया का फिगर होता है, दिस द एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोट. दिस इज द फ्लैजेला. फ्लैजेला may be present. The outer layer is called the cell wall and the inner layer is called the cell membrane. Now inside the cell membrane the circular DNA is present. This is the circular DNA as well as the 70S ribosome also present. 70S ribosomes and there is the projection like structures present in the inner side of the cell membrane also called mesosome. This is the mesosome in which the respiratory enzymes are present. तो यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस है, उसी तरह का फंक्शन करता है मेसोसोम. सेल मेम्ब्रेन में इनर प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं. सर्कुलर डीएनए with the presence of the cell wall, cell membrane, flagella and the 70S ribosome. These are the characteristic feature of the prokaryotes.
तो ये प्रोकैरियोटिक सेल बनी हुई है। हम आते हैं यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में आइदर एनिमल सेल या प्लांट सेल में डिफरेंशिएट करना होता है। एनिमल और प्लांट सेल दोनों यूकैरियोट्स में आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए तो दिस इज द बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। And the outermost layer is cell wall made up of the cellulose। ये प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेल वॉल पाई जाती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की होती है। सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड। as well as the cell membrane is always present। this is the cell wall, this is the cell membrane। now in the center this is the nucleus, well developed nucleus, means it is differentiated into the four parts, that is the nuclear membrane। सबसे लास्ट आउटर साइड पर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इट इज परफोरेटेड मेम्ब्रेन, जगह जगह पर इसमें पोर्स होते हैं फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द वेरियस मटेरियल्स। दीज आर द न्यूक्लियर पोर। This is the chromatin, this is the nucleoplasm, and this chromatin, it is the nucleolus। This is the well developed nucleus। Above the nucleus this is the endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती जालिका। एंड above the endoplasmic reticulum there is the bowl like structure whose one surface is concave and one is convex is present। this is called the Golgi body। this is the Golgi body, also called the Golgi guy, also called the dictyosome, also called the liposome। as well as this is the chloroplast that is responsible for the photosynthesis, and a large vacuole is present। large vacuole is a characteristic feature of the plant cell, as well as various mitochondria। this is the mitochondria, also called the powerhouse of the cell, because during the glycolysis and Krebs cycle, especially Krebs cycle, in the Krebs cycle a large amount of energy is released and stored in the form of the ATP by the degradation of the food molecules। now these are the general structures present inside the plant cell। this is the eukaryotic। अगर हम बाहर की सेल वॉल हटा दें यहाँ पर, और सेल वॉल के अलावा यहाँ पर क्या हटा दें? क्लोरोप्लास्ट हटा दें, तो क्या बन जाएगा? एनिमल सेल बन जाएगा। और एनिमल सेल में वैक्यूल्स मोर देन वन हो जाएंगे, बट स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। एज वेल एज इन द एनिमल सेल लाइसोसोम इज आल्सो प्रेजेंट। एक स्ट्रक्चर और बनाना पड़ेगा लाइसोसोम। तो क्लोरोप्लास्ट हट जाएगा, सेल वॉल हट जाएगी, और क्या ऐड कर देंगे हम? लाइसोसोम ऐड कर देंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल, आल्सो यूकैरियोटिक सेल। तो आपने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में देख लिया। इसके बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। तो जो पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ रहे हैं किसके पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक के पढ़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ सेल। कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक। शॉर्ट में लिख दिया। The cell is differentiated into three parts। The protoplasm माने जीव द्रव्य, as well as vacuole, हिंदी में कहते हैं रिक्तिका, and
cell wall. It means these are the parts of the plant cell, तभी cell wall पाई जाएगी. Now what is protoplasm? Protoplasm बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्रोटोस माने होता है फर्स्ट, एंड द प्लाज्म मीन्स लिक्विड. The most important fluid or liquid present inside the cell, which is vital in nature, जीवित part, that is called the protoplasm, discovered by the Dujardin. Discovered by Dujardin and named it sarcode. क्या नाम दिया था उन्होंने? सार्कोड नाम दिया था. But the protoplasm is named by परकिंजे. एक साइंटिस्ट हुए परकिंजे, उन्होंने इस सार्कोड का नाम बदलकर क्या कर दिया? प्रोटोप्लाज्म कर दिया, जीव द्रव्य कर दिया. अकॉर्डिंग टू हक्सले, एक साइंटिस्ट हुए हक्सले, इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. प्रोटोप्लाज्म को क्या नाम दिया हमने? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. इट मींस जीव द्रव्य जीवन का क्या है? भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का. तो डुजार्डिन ने डिस्कवर किया, सार्कोड नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म नाम परकिंजे ने दिया, और हक्सले ने इसको जीवन का क्या कहा? भौतिक आधार कहा. अब प्रोटोप्लाज्म में मोस्ट ऑफ द पार्ट इज लिक्विड. अब इसमें जो फ्रेश वेट होता है, एक होता है यहाँ पर फ्रेश वेट, जैसे प्लांट का फ्रेश वेट और ड्राई वेट होता है, उसके प्रोटोप्लाज्म में फ्रेश वेट और ड्राई वेट क्या था? अकॉर्डिंग टू फ्रेश वेट, अगर फ्रेश वेट देखा जाए इसमें तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 50% वाटर होता है. इसके अलावा क्या होता है? फास्फोलिपिड्स होते हैं, एज वेल एज अदर सब्सटेंस होते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द ड्राई वेट, द 99% ऑर्गेनिक पार्ट. तो ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एज वेल एज 1% इनऑर्गेनिक पार्ट. 1% इनऑर्गेनिक अकॉर्डिंग टू ड्राई वेट. फ्रेश वेट में मोर देन 90% वाटर होता है. अब प्रोटोप्लाज्म में फ्रेश वेट और ड्राई वेट कहा जाता है द नेचर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है द नेचर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, की कैसा नेचर होता है प्रोटोप्लाज्म का. इट इज कॉल्ड द क्रिस्टलोकोलॉइड मिक्सचर. क्या कहलाता है ये? इट इज क्रिस्टलोकोलॉइड इन नेचर. आपको पता है नेचर में 3 तरह के यहाँ पर सब्सटेंस होते हैं. एक होता है सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन. अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय द नेकेड आइज एज वेल एज द माइक्रोस्कोप, ना आप माइक्रोस्कोप से सॉल्यूट देख सकें ना नेकेड आइज से, दैट इज कॉल्ड द ट्रू सॉल्यूशन. एंड द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज 0.001 माइक्रोमीटर. ये डायमीटर होता है पार्टिकल का, पार्टिकल डायमीटर इन द ट्रू सॉल्यूशन. एंड नेक्स्ट पार्ट इज द सस्पेंशन. हिंदी में कहते हैं निलंबन. जैसे आप सैंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो नीचे बैठ जाती है सैंड, अलग से आप नेकेड आई से देख सकते हैं. द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज इन द केस ऑफ द सस्पेंशन. और जो यहाँ पर डायमीटर होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है. इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता. नाउ द कोलॉइड, the diameter of the particle of the colloid is between the two solution as well as the suspension. तो इसके बीच का जो होता है, तो जो क्रिस्टलोकोलॉइड नेचर है वो किसका होता है? प्रोटोप्लाज्म का होता है. एंड रिमेन इन द 2 इंटरकन्वर्टिबल स्टेट. 2 इंटरकन्वर्टिबल स्टेट में होता है सॉल एंड जेल. सॉल मीन्स सॉल्यूशन, लिक्विड के फॉर्म में आप देखते हैं, और जेल आपने जेली देखी है. तो ये सॉल और जेल नामक 2 इंटरकन्वर्टिबल स्टेट है जिस फॉर्म में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है. बोथ फॉर्म आर इंटरकन्वर्टिबल.
तो ये प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब प्रोटोप्लाज्म को जब और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म में और सेल ऑर्गेनेल्स में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द साइटोप्लाज्म एज वेल एज सेल ऑर्गेनेल्स। अब साइटोप्लाज्म में जब आते हैं, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? द न्यूक्लियस माइनस प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में आप न्यूक्लियस को हटा दीजिए तो जो पार्ट बच जाता है दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों जितना भी लिक्विड सराउंड किए हुए है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म कंटेन्स द क्या क्या साइटोप्लाज्म होता है? सेल मेम्ब्रेन मेनली क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल ऑर्गेनेल्स। सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है आपको और सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रहे हैं। अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन is the most important part in the cytology. The branch in which we study the structure and functions of the cell is called the cytology. जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच in which we deal the study of structure and function of cell is called the cytology. And the another branch is the cell biology. Cell biology. What is cell biology? It is also the branch in which we deal the study of structure, function, physiology, genetics as well as evolution ऑफ सेल। सेल का हर दृष्टिकोण से जो क्या हो रहा है, स्टडी की जा रही है, उसके स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शन की, उसकी फिजियोलॉजी की, उसकी जेनेटिक्स की, उसके एवोल्यूशन की, ऑल दिस ब्रांचेस कम्स अंडर द सेल बायोलॉजी। तो हम यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द साइटोलॉजी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, outermost layer in animal cell which prevents the leakage of the substance। जो भी लिक्विड है उसको बहने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। और the nature of the cell membrane is lipoproteinaceous। किस नेचर का होता है? लिपोप्रोटीनेशियस नेचर की होती है सेल मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू द डेनियल एंड डेवसन इट इज ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर। ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर सैंडविच बिटवीन द, सैंडविच जानते हैं ना? सैंडविच बिटवीन लिपिड बाइलेयर। तो दोनों तरफ यहां पर क्या है? प्रोटीन की लेयर है एंड दिस इज द लिपिड मॉलिक्यूल्स। these are the lipid molecules, bilipid molecules, and these are the protein layers. This is the protein, this is the protein. The diameter of the lipid bilayer is 35 angstrom। ये जो लिपिड बाइलेयर है इसका जो डायमीटर है 35 angstrom है and surrounded by the protein whose diameter is 20 angstrom। दोनों का डायमीटर 20 angstrom है, अपर प्रोटीन एंड इनर प्रोटीन, इज द प्रोटीन लेयर। तो ये जो प्रोटीन लेयर है
तो टोटल डायमीटर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली 75 एंगस्ट्रॉम. This is called the unit membrane. This is the unit membrane by Robertson. रॉबर्टसन ने इसी को क्या कहा, यूनिट मेम्ब्रेन कहा. जो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा था, सैंडविच द लिपिड बाइलेयर बिटवीन द प्रोटीन्स, as well as the exact structure of the cell membrane is discovered by the Singer and Nicholson. जो एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, जो सर्वमान्य स्ट्रक्चर जो डिस्कवर किया, that discovered by the Singer and Nicholson, and it is called the fluid mosaic model. The fluid mosaic model of cell membrane by Singer and Nicholson. According to fluid mosaic model, the cell membrane is made up of the lipoprotein in nature, also called the lipoproteinaceous nature. And the lipid bilayer is present between the two types of protein. तो एक्चुअली 2 टाइप्स या 3 टाइप्स की प्रोटीन थी. तो यहाँ पर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ है, सेंटर में. तो लिपिड मॉलिक्यूल में भी पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल. तो यहाँ पर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, तो आप देखिए लिपिड मॉलिक्यूल्स, these are the 2 types of protein. This is the peripheral protein. And this is the lipid molecules. And the protein which is present at the periphery is called the peripheral protein. And the protein which pierce into the lipid bilayer, ये lipid bilayer है, this is the lipid bilayer. And the protein which enters into the lipid molecules is called the intrinsic protein, also called the integral protein. This is the peripheral protein and this is the integral protein. Integral protein is also called the intrinsic protein. सामान्य भाषा में हम समझ सकते हैं कि जो प्रोटीन लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर धसी हुई है, दैट इज द इंटीग्रल और इंट्रिंसिक, और जो केवल सरफेस पर है, दैट इज कॉल्ड द पेरिफेरल प्रोटीन. नाउ द वेरियस carbohydrate molecules which are present on the protein is called the glycoprotein. Glyco glycogen से बना है. अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लेयर से जुड़ा हुआ है, the molecules is called the glycoprotein, as well as the molecules of the carbohydrate when joins with the lipid molecules. ये lipid layer, अगर lipid से कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है, that is called the glycolipid. These are the glycolipid molecules. It is the glycoprotein molecules. As well as these glycolipid, the arrangement of the glycolipid and the glycoprotein molecules are very specific in each individual. हर जीव में जो अरेंजमेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का, ये बहुत स्पेसिफिक होता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिसिटी ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड, द सेल आइडेंटिफाई इट्स इंट्रिंसिक नेचर. जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन अगर ट्रांसप्लांट की जाए, जैसे आप कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी, तो अगर दूसरे व्यक्ति की बॉडी की स्किन आपकी स्किन में ट्रांसप्लांट की जाएगी किसी ऐसे बर्निंग पार्ट में जो क्या होगा, डैमेज हो गया हो, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर
बॉडी, ये स्किन हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, और तुरंत उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करने लगते हैं, और वो कुछ दिन में आपका जो ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए इस रिजेक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी मेडिसिन देते हैं इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, ताकि ट्रांसप्लांटेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं, यही आइडेंटिफाई करते हैं आइदर इट इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी और द नॉट। तो दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जैसे आपके घर में जो है क्या होता है, जैसे टाइल्स लगे होते हैं, इससे पहले जो मोज़ेक चलती थी, तो उसमें लिपिड मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वैसे ही फ्लोट करते हैं। अगर सरफेस पर होते हैं तो पेरिफेरल होते हैं, और अगर अंदर की ओर धंसे हुए तो क्या होते हैं, इंटीग्रल होते हैं। एंड इट मेक्स द कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इट इज डिफरेंशियली परमिएबल इन नेचर, डिफरेंशियली परमिएबल इन नेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इसका सेल मेम्ब्रेन का। डिफरेंशियली परमिएबल मतलब है कि ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग तरह से परमिएबल है। इट सेलेक्ट दैट द पार्टिकल इज बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी और नॉट। अगर हमारे शरीर के लिए यूजफुल है तो यूजफुल मटेरियल्स को अंदर आने देती है, और हार्मफुल सब्सटेंस को कहाँ जाने देती है, बाहर जाने देती है। तो मोस्टली जितनी भी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, या तो वो नॉन परमिएबल होती है, किसी भी सब्सटेंस को ना बाहर जाने देती है ना अंदर आने देती है, या वो क्या होती है, फुल्ली परमिएबल होती हैं। तो एवरी सब्सटेंस उससे अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है। बट इट इज द डिफरेंशियली परमिएबल नेचर। ये सेलेक्ट करती है कि सब्सटेंस हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, तभी उसको बाहर जाने देती है। एज वेल एज इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को बहने से क्या कर देती है, रोक देती है सेल में। एज वेल एज साइटोप्लाज्म को बहने से रोकने के अलावा इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये क्या करती है, कहीं पर भी अगर कहीं डैमेज हो रहा है तो रिपेयर का काम भी करती है, रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग का काम कर रही है, इसका मतलब है कि जो क्षतिग्रस्त पार्ट है, उस क्षतिग्रस्त पार्ट का फिर से क्या हो रहा है, कंस्टिट्यूशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो आप देख रहे हैं डिफरेंशियली परमिएबल होती है, साइटोप्लाज्म को बहने से रोकती है, कहीं चोट लगने पर रिपेयरिंग का काम करती है। दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो साइटोप्लाज्म में ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स बहुत सारे हैं जो हमारे किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर हैं। उसमें क्या क्या आता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्लास्टिड्स आते हैं इन द केस ऑफ द किसमें, आइदर एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज वेल एज द गोल्जी बॉडी, एज वेल एज लाइसोसोम एटसेट्रा। ये सारे क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। हम एक एक की स्टडी करते हैं। पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम से आपको समझ में आ रहा है, माइटोस मीन्स होता है थ्रेड, एंड कॉन्ड्रियल मीन्स ग्रेन्यूल्स। इट मीन्स धागे नुमा हो सकते हैं या दानेदार रचनाएं हो सकती हैं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो इन द साइटोप्लाज्म द थ्रेड लाइक और द ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया, डिस्कवर्ड बाय द, किसने खोजा, कोलिकर, इन स्ट्राइप्ड मसल्स। जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, वॉलंटरी मसल्स होती हैं, उसमें सबसे पहले कोलिकर एक साइंटिस्ट हुए हैं। तो इंसेक्ट्स की स्ट्राइप्ड मसल्स में उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, एंड नेम्ड बाय सी बेंडा। सी बेंडा ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। डिस्कवर किसने किया था, कोलिकर ने किया था। और अल्टमान ने इसका वर्णन किया था, एंड डिस्क्राइब्ड बाय अल्टमान। एक ने डिस्कवर किया, एक ने वर्णन किया, एक ने नामकरण किया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारी सेल को
फंक्शन करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो पूरी सेल में जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी का जो स्टोर हाउस, एनर्जी का प्रोडक्शन है, वो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं। तो फूड मॉलिक्यूल्स का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है या ऑक्सीडेशन होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया बाय द क्रेब्स साइकिल, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज ओवल or elliptical structure and enveloped by the double membrane. So this is the outer membrane, and the inner membrane is projected inside just like the finger-like structures. These are the finger-like projections. These finger-like projections are called the cristae. So inner membrane finger-like projection are that is called the cristae, and between the outer and inner membrane it is called the perichondrial space, which is the mitochondrial space. Perimitochondrial space. Now these finger-like projection means cristae contains the various tennis racket structures called the cristae. These are the F1 particles. F1 particles also called the oxysomes, which contains the ATPase enzyme. ATPase enzyme responsible for the ATP formation. तो क्रिस्टी में टेनिस के रैकेट की तरह के ढेर सारे पार्टिकल्स लगे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द F1 पार्टिकल, आल्सो कॉल्ड द ऑक्सीसोम, व्हिच कंटेन्स द ATPase enzyme which is responsible for the formation as well as the synthesis of the ATP. Now the liquid present inside the mitochondria is called the matrix, and matrix contains the circular DNA. Is the circular DNA which are characteristic feature of the prokaryotes. तो ये प्रोकैरियोटिक्स से क्या दिखा रहा है, रिजेम्बलेंस दिखा रहा है, क्योंकि सर्कुलर डीएनए as well as the 70S ribosomes also present. Now this is the structure of the mitochondria. Now what is the function of the mitochondria? हाँ एक चीज और देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आप कंपोजिशन देखते हैं कि हाउ मच प्रोटीन, हाउ मच फास्फोलिपिड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा, इस माइटोकॉन्ड्रिया में अप्रॉक्सीमेटली 50% प्रोटीन होती है, 25% तक फास्फोलिपिड्स हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ पार्ट डीएनए का होता है, सम आरएनए एटसेट्रा एटसेट्रा एंड वेरियस एंजाइम्स एंड क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। अब जो मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन with the help of Krebs cycle. Krebs cycle आपको इससे पहले रेस्पिरेशन में सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाया था, उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पहले हो रहा था किसमें, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, और फिर किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटिल कोएंजाइम में। तो एसिटिल कोएंजाइम में इंटर कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, दैट्स द मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज आल्सो कॉल्ड द semi-autonomous organelle. Semi-autonomous organelle. It is the important question. Which organelle is called the semi-autonomous organelle? Because due to the presence of the circular DNA, it can replicate itself. ये अब खुद का replication कर सकता है. This is the most important part of the mitochondria. इसके अलावा एक प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट भी है, उसको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कह सकते हैं, क्योंकि वो भी डिवाइड करके खुद की संख्या क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स में आपका क्लोरोप्लास्ट आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है।
अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं प्लास्टिड्स। हिंदी में लवक कहते हैं। अब निश्चित है प्लास्टिड वर्ड यूज हुआ है तो आप जान जाएंगे कि प्लास्टिड्स किसमें पाए जाएंगे, प्लांट सेल्स में पाए जाएंगे। और प्लांट सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों यूकैरियोटिक होते हैं एक्सेप्ट द बैक्टीरिया एंड ग्लूमेरुल। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी किसमें पाया जाता है, यहाँ पर यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो दिस इज द प्लास्टिड, हिंदी में लवक कहते हैं। डिस्कवर्ड बाय द हैकल, डिस्कवर्ड बाय हैकल, एक साइंटिस्ट हुए हैं हैकल, उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिड को डिस्कवर किया। एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल मीन्स यूकैरियोटिक सेल, नॉट इन द प्रोकैरियोट्स। अब जो प्लास्टिड्स हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एज वेल एज कलर, दोनों के बेस पे दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट, another is chromoplast, and the third is leucoplast. On the basis of color, pigment as well as stored food materials. अब आप देखिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, क्लोर मीन्स ग्रीन एंड प्लास्ट मीन्स स्ट्रक्चर। तो हरे रंग की जो संरचनाएं हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फूड, इट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। नाउ क्रोमोप्लास्ट, क्रो मीन्स कलर। द कलर्ड सब्सटेंस या कलर्ड स्ट्रक्चर्स present in the plant is called the chromoplast, which gives the color to the fruits as well as the petals of the flower. तो आपने एप्पल में देखा, मैंगो में देखा, इसके अलावा लोटस के पेटल्स में देखिए जो आपको कलर दिखाई पड़ता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोप्लास्ट एज वेल एज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोस मींस होता है कलरलेस। जो रंगहीन प्लास्ट में स्ट्रक्चर या लवक है, रंगहीन है, इसका मींस कहाँ है, भूमिगत पार्ट में। ठीक है, तो भूमिगत पार्ट में है, तो भूमिगत पार्ट में यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, तो क्या करेंगे, ये केवल फूड को स्टोर करेंगे, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। तो हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं, पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट। नाउ द डिस्कवरी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज बाय द शिम्पर, इज द क्लोरोप्लास्ट। किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर बाय शिम्पर। अब क्या है ये, अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्लास्ट वेरियस शेप और साइज के होते हैं, यूकैरियोट्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो अगर आपने एल्गी में देखा है तो एल्गी में अगर आप देख लें यूलोथ्रिक्स को, तो यूलोथ्रिक्स ऐसे फिलामेंटस एल्गी होती है, और यूलोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है कैसा गर्डन शेप होता है। फिर अगर आप स्पाइरोगाइरा में देख लें तो स्पाइरोगाइरा में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, रिबन शेप होता है, फितिनुमा होता है। कई में ओवल होता है, ओवल, स्फेरिकल, गर्डन शेप्ड, फिलामेंटस, रिबन लाइक एटसेट्रा वेरियस शेप और साइज के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। प्लांट सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मोस्टली कैसा होता है, ओवल एंड इलिप्टिकल शेप। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज द डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, और जो दोनों लेयर होती हैं दिस मेकअप ऑफ द लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन से बनी होती हैं। दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट is the outer membrane and this is the inner membrane. Now inside the chloroplast the various double membrane structures are present and stacked one above, एक के ऊपर एक सिक्के के ढेर, just like the stacks of coins, जैसे सिक्कों का ढेर होता है उस तरह से एक के ऊपर एक ढेर सारे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ दीज इज कॉल्ड द ग्रेनम एंड ईच डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द थाइलेकोइड। एंड
and the group of thylakoid is called the granum. The thylakoid contains the various chlorophyll molecules. Chlorophyll molecules. Chlorophyll. Phil means leaf, and chlor means green. It means it is the main pigment which gives the green color to the leaf. इसीलिए कहते हैं हरे पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण वर्ड यूज करते हैं तो क्या कहते हैं हरे पौधों में, क्यों? क्योंकि सम प्लांट्स आर नॉन ग्रीन, और नॉन ग्रीन होते हैं तो उसमें यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ना क्लोरोफिल होता है. द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ इज कॉल्ड द क्लोरोफिल दैट इज रिस्पांसिबल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोलर लाइट एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी. तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी. तो द ग्रुप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 250 क्लोरोफिल मेक द क्वांटासोम. तो लगभग 250 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के मिलकर क्वांटासोम बनाते हैं. तो क्वांटासोम भी थायलाकोइड में पाए जाते हैं, उसमें छोटी छोटी यूनिट होती है, क्लोरोफिल होती है, एंड द वेरियस ग्रेनम ज्वाइंट टुगेदर with the membrane bound structure is called the stroma lamellae. This is the stroma lamellae, and the liquid present inside the chloroplast is called the stroma, which contains the circular DNA, as well as 70s ribosomes. Now, the circular DNA shows that it is also the semi-autonomous organelle. It can replicate itself. अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें भी मोस्टली क्या होता है, प्रोटीन होता है, फास्फोलिपिड्स होते हैं, डीएनए सम पार्ट थोड़ा आरएनए होता है. As well as the main function of the chloroplast is the photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, और यही फूड ग्लूकोज या स्टार्च के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है. और जिस समय हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है तो प्लांट भी रिस्पिरेशन करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, और ह्यूमन बीइंग भी फूड को डाइजेस्ट करके जब उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह साइकिल के थ्रू होता है. और यही केमिकल एनर्जी जो फूड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टोर हो गई थी, इसी का ऑक्सीडेशन के थ्रू रिलीज होती है और एटीपी के फॉर्म में फिर से क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है. अब हम क्लोरोप्लास्ट के बाद आते हैं, इसमें नेक्स्ट पार्ट क्रोमोप्लास्ट. हाँ, एक पार्ट और रह गया क्लोरोप्लास्ट में. द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है दैट इज द मेन पिगमेंट दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, द क्लोरोफिल ए as well as the chlorophyll B. The formula of the chlorophyll A is C55 H72 O5 N4 Nc. It is the formula of the chlorophyll A, as well as the formula of the chlorophyll B is C55 H70 O6 N4 Nc. यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप है क्लोरोफिल A में, और जो क्लोरोफिल बी है इट कंटेन्स द CHO मींस एल्डिहाइड. अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो मेन पार्ट है इट कंटेन्स द मैग्नीशियम आयन. द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कंटेन्स द मैग्नीशियम आयन एंड वन पाइरोल रिंग एज वेल एज द फाइटोल टेल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन से दिस इज द पाइरोल रिंग. ये पाइरोल रिंग लगी हुई है, सेंटर में क्या है, मैग्नीशियम है, एज वेल एज फाइटोल टेल CH2 की एक फाइटोल टेल लगी हुई. दिस इज द फाइटोल टेल एंड दिस इज द पाइरोल टेल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. इस सेंटर में मैग्नीशियम है और चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर पाइरोल, और नीचे की तरफ क्या है, फाइटोल टेल निकली हुई है. तो क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है, मेथिल ग्रुप, और क्लोरोफिल बी में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है. नाउ
द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द प्लास्टिड इज कॉल्ड द क्रोमोप्लास्ट। मैंने आपको बताया जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोम मींस कलर होता है, तो कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। तो वर्णी का मतलब कलर दे रहा है, लेकिन कौन सा? अदर देन ग्रीन। द प्लास्टिड which gives the color to the petals as well as the fruits other than green is called the chromoplast। तो आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें जो कलर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोप्लास्ट, एज वेल एज जो आप मिर्च देखते हैं, कैप्सिकम जिसको कहते हैं, उसमें शुरू में क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन जैसी सनलाइट पड़ती है द क्लोरोप्लास्ट इज कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोप्लास्ट, तो तुरंत वो लाल में हो कन्वर्ट हो जाती है, ग्रीन कलर। तो इसका मतलब है कि जो क्लोरोप्लास्ट था वो ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा बहुत सारे और पिगमेंट होते हैं, कैरोटिड होता है, ज़ैंथोफिल होता है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं। ये सब पिगमेंट जो होते हैं सब क्या प्रदान करते हैं? कलर प्रदान करते हैं। अब हम आते हैं इसमें थर्ड पार्ट में, दैट इज द ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है इसको हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं। इसका मतलब है ये कलर प्रदान नहीं कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है? फूड का फॉर्मेशन कर रहा है। इट इज ओनली यूज्ड टू स्टोर द फूड। तो भूमिगत भागों में पाए जाते हैं, भोजन का संचय करते हैं। इफ दे स्टोर द स्टार्च सो दे आर कॉल्ड द एमाइलोप्लास्ट। एमाइल को हिंदी में मंड कहते हैं। तो अगर ये मंड का संचय कर रहे हैं तो इस कॉल्ड द एमाइलोप्लास्ट। तो आपको पता है जो हमारा राइस होता है उसमें मेनली स्टार्च स्टोर होता है, व्हीट में भी होता है, पोटैटो में भी होता है, इन सब में एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। नाउ इफ द ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द लिपिड, अगर ये वसा या तेल का संचय कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द इलायोप्लास्ट। तो जितने भी यहाँ पर ऑयल सीड्स हैं, तैलीय बीज हैं, अलसी, लाही, सोयाबीन से लेकर के मूंगफली वगैरह सब इलायोप्लास्ट हैं। एज वेल एज द थर्ड टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज कॉल्ड द प्रोटीनोप्लास्ट। इफ दे स्टोर द प्रोटीन, तो जितनी भी हमारी पल्सेस हैं, दालें, उन सब दालों में क्या स्टोर रहता है? प्रोटीन स्टोर रहता है। सो इट्स कॉल्ड द प्रोटीनोप्लास्ट। तो आपने देखा तीनों तरह के प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आल्सो कॉल्ड द ईआर, शॉर्ट फॉर्म में ईआर, डिस्कवर्ड बाय द केआर पोर्टर। एक साइंटिस्ट हुए केआर पोर्टर, इन्होंने डिस्कवर किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। हिंदी में अंतर्गर्भी जालिका कहते हैं। एंड दे आर द मेन स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द सेल। कोशिका का कंकाल कहा जाता है। आपको पता है कोई बोन तो होती नहीं है, तो सेल को जो एक निश्चित ढांचा प्रदान कर रहा है वो कौन दे रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रहा है। एंड द वेरियस टाइप ऑफ द ट्यूबुल्स, वेसिकल्स एज वेल एज cisternae make the endoplasmic reticulum and they gives the support to the whole cell। तो ये आपने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा है, they are made up of the three type of structures and always present into the eukaryotes, not in the prokaryotes। तो क्या क्या होते हैं? सिस्टर्नी के फॉर्म में हो सकते हैं। सिस्टर्नी क्या है? फ्लैट ट्यूब्स हैं। अब सिस्टर्नी के अलावा किस फॉर्म में हो सकते हैं? ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। तो आपको पता है ट्यूब्यूल्स में क्या होती है? नलिकाएं होती है, ट्यूब के फॉर्म में हो सकते हैं। एज वेल एज तो सिस्टर्नी हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गया, और वेसिकल के फॉर्म में हो सकते हैं। वेसिकल का मतलब होता है लगभग ओवल या राउंड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो इन तीन तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फ्लैट स्ट्रक्चर्स, ओवल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज नलिकाकार स्ट्रक्चर एंड ऑलवेज अटैच्ड विद द न्यूक्लियस, हमेशा केंद्रक के या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख रहे हैं, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स। अगर राइबोसोम की प्रेजेंस या एब्सेंस है, if the ribosome are present in the endoplasmic reticulum, then the
endoplasmic reticulum membrane becomes granulated, so they are called the RER, means rough endoplasmic रेटिकुलम। अगर उसमें राइबोसोम क्या है प्रेजेंट है तो उसकी सतह कैसी हो जाएगी, ग्रेनुलर हो जाएगी। ये राइबोसोम लगे हुए हैं राइबोसोम्स, तो हम इसको RER कहेंगे। और अगर राइबोसोम्स लगे हुए हैं दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, तो आपको पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम आएंगे। as well as if the ribosomes are not present in the endoplasmic reticulum, so they are called the SER. It means smooth endoplasmic reticulum. It means that is responsible for the lipid synthesis. कहाँ पाया जाएगा, लिपिड के फॉर्मेशन में। तो जितने भी हमारे यहाँ पर एडिपोज टिश्यू है उसमें SER मोस्टली पाया जाता है। एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द SER इज द डिटॉक्सिफिकेशन का भी एक फंक्शन होता है SER का। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द RER एज वेल एज SER। द फंक्शन ऑफ द RER इज द प्रोटीन सिंथेसिस एंड द फंक्शन ऑफ द SER इज द लिपिड सिंथेसिस। नाउ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फंक्शन है इसका, इट गिव्स द स्केलेटल सपोर्ट टू द सेल एज वेल एज इट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड एज वेल एज प्रोटीन एज वेल एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेंटेन्स द लिपोप्रोटीनेशियस नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड और प्रोटीन को बनाने के अलावा अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो उसके मेंटेनेंस का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, क्योंकि ये लिपोप्रोटीन बनाता है और लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई सेल मेम्ब्रेन को फिर से क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है। दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड द गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द गोल्जी बॉडी, also called the Golgi apparatus, as well as also called the lipochondria, as well as also called the dictyosome। इतने सारे नाम हैं इसके। डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी, एक साइंटिस्ट हुए कैमिलो गोल्जी, discovered by in animal cell। बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं में खोजा गया था, तो एनिमल सेल लिख दिया, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। एंड दे आर द ओवल स्ट्रक्चर्स होते हैं, आल्सो अराइजेस फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अराइजेस फ्रॉम endoplasmic reticulum and always present into the eukaryotic cells। हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, अराइज होते हैं एंड ऑलवेज अटैच्ड विद द, कहां से अटैच होते हैं, यहां पर ऑलवेज अटैच्ड with endoplasmic reticulum। This is the structure of the Golgi body, whose one surface is convex. This is the convex surface, convex phase, also called the cis phase। It means forming phase, and the another surface is the concave phase। अवतल सतह होती है, also called the trans phase, also called the maturing phase। तो अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखें तो सेल में जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पर गोल्जी बॉडी लगा हुआ है। इट मींस द कॉन्वेक्स सरफेस टुवर्ड्स
किस तरफ है, एंडोप्लाज्मिक, एंड द कॉन्केव सरफेस टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की तरफ कॉन्केव फेस है और कॉन्वेक्स फेस कहां पर है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन का क्या करता है, स्टोर करता है, एज वेल एज आल्सो कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस। क्या कर रहा है ये, ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा है। इट मींस इट रेगुलेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंस इनसाइड द सेल। तो सेल के अंदर जो पदार्थों का आवागमन हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस। लिपिड और प्रोटीन का क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, एज वेल एज हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ह्यूमन में जो स्पर्म होता है, स्पर्म के आगे एक टोपी नुमा रचना लगी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ द गोल्जी बॉडी कॉल्ड द एक्रोसोम। तो एक्रोसोम बनाने में भी हेल्प करता है, लिपिड प्रोटीन का स्टोर करता है, ट्रैफिक पुलिस का फंक्शन करता है, सारे पदार्थों के मेंटेनेंस में या आवागमन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। आ रहा है ठीक है। तो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी कैट। नाउ 2 मिनट आफ्टर द गोल्जी बॉडी कम इनटू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अभी आपने सेल ऑर्गेनेल्स में क्या क्या पढ़ लिया, पहले हमने यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन देख लिया। सेल मेम्ब्रेन के बाद जब सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं तो उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, मेन पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने प्लास्टिड पढ़ा। प्लास्टिड कितने 3 टाइप्स के थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एज वेल एज यूकोप्लास्ट। फिर उसके बाद हमने क्या देख लिया यहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज डिस्कवर्ड बाय द केआर पोर्टर। और एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड एज वेल एज द प्रोटीन। And the another is the Golgi body discovered by the Camdo Golgi, also called the dictosome as well as congiosome. And the main function of the Golgi body is the traffic police of the cell. सेल के अंदर मटेरियल्स के ट्रांसफर को या ट्रांसलोकेशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इसके अलावा लिपिड और प्रोटीन का जो स्टोर कर रहा था वो कहाँ तक ले जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन तक। सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है गोल्जी बॉडी। और एक्रोसोम के फॉर्मेशन के अलावा जो गोल्जी बॉडी है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उन सब को स्टोर कर लेता है फॉर द फर्दर इंपॉर्टेंस इन द सेल, कि अगर सेल के लिए आगे कभी काम आते हैं तो ये सारे मटेरियल गोल्जी बॉडी में स्टोर रहते हैं। अब गोल्जी बॉडी के बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है वो आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद फ्लैजेला, और इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।